नमस्कार दोस्तों। तो वाई फॉरेन इन्वेस्टर्स आर नॉट इन्वेस्टिंग इन इंडिया। तो आज हम इस वीडियो में इस बात को समझते हैं कि भारत में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है ये क्यों यहाँ से जा रहे हैं, और ये FII DII ये होता क्या है। बेसिकली इस चीज़ को हम यहाँ पे समझते हैं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। तो आइए समझते हैं कि क्यों ये चीज़ आजकल चल रही है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, और समझते हैं क्या क्या इसका लॉजिक है। तो अभी अभी कुछ समय पहले जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। सबसे पहले उस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। क्या स्टेटमेंट है? हैवी सेलिंग फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स लाइकली ड्यू टू इंडियाज डिलीवरिंग गुड रिटर्न। तो इसका मतलब है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है ये अपने शेयर्स बेच रहे हैं इंडिया के, और इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि उनको बढ़िया रिटर्न मिल रहा है। तो ये अच्छी बात है, इनका ये कहना है। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि ये FIIs है। देखो मैं बताया तो FIIs कौन होते हैं। FIIs होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर। जी हाँ दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं आपके FIIs। और एक और टर्म होती है DIIs। देखो नीचे यहाँ पे दिख रही है आपको DIIs। ये DIIs होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो अगर हम इनको दोनों को कंपेयर करें तो ज़्यादा पैसा किसके पास होगा? जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, FIIs है, इनके पास ज़्यादा पैसा होगा। अब नॉर्मल सी बात है, इन्होंने पैसा लगा रखा है किसी शेयर में, इंडिया या किसी शेयर में इन्होंने पैसा लगा रखा है, तो उस शेयर के प्राइस अधिक होंगे, और अगर ये पैसा खींच लेंगे उस पर्टिकुलर शेयर से तो उस शेयर के प्राइस कम होंगे। बात समझ में आ गई? नाउ अब ये हो रहा है पिछले अक्टूबर से, अक्टूबर 2024 से ये कहानी बैठ रही है कि ये जो FIIs है ये इंडियन स्टॉक मार्केट से अपना पैसा खींच रहे हैं। अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2024 से लेके अभी तक, जो कि फरवरी आपका चल रहा है, और जो 2025 के पहले 6 वीक का अगर हम आंकलन करें तो इन FIIs ने करीब 2 लाख करोड़ तक का अमाउंट अपने पास वापस ले लिया है। और ये देखा गया है, इसकी जो रिजल्ट्स है वो इंडियन स्टॉक मार्केट पे दिख ही रहे हैं। अगर सिंपल सी बात है, अगर कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा वापस ले रहा है तो शेयर के प्राइसेस गिरेंगे। और जो मंदी का दौर चल रहा है इंडियन शेयर मार्केट में, अगर इंडियन शेयर मार्केट की बात करूं तो निफ्टी 50 जो कि NSE की जो मेजर इंडेक्स है, जो कि टॉप 50 कंपनीज को कंबाइन करके बनाया गया है, वो करीब करीब 12% तक गिर चुका है। जी हाँ दोस्तों, 12.6% तक की गिरावट उसमें देखी गई है 26 सितंबर के बाद से। तो 26 सितंबर के बाद से इतनी ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पर देखी गई है। सिमिलर कंडीशन आपके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में भी देखा गया है। तो 2 मेजर इंडेक्स है हमारे पास, एक तो NSE का निफ्टी 50 और BSE का सेंसेक्स। तो ये चीज़ यहाँ पर देखी गई है, और यहाँ पर इसका रीज़न क्या है उसका आंकलन किया जा रहा है। और रीज़न यहाँ पे मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, उनमें से एक रीज़न क्या है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। सबसे पहला है ग्लोबल फैक्टर। अब देखो, यही वह समय था जो सितंबर अक्टूबर का समय था जब चाइना ने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा पंप इन किया अपने स्टॉक मार्केट में। अब अगर हम चार्ट भी देखें तो भी हमको समझ में आता है कि सितंबर अक्टूबर के बाद से 2024 के बाद से इंडियन स्टॉक मार्केट का ग्राफ नीचे ही जाता जा रहा है, और चाइना के स्टॉक मार्केट का ग्राफ ऊपर ही जाता जा रहा है। अब ये जब ग्लोबल सिनेरियो में कोई बंदा बैठ के देख रहा है और इंडियन स्टॉक मार्केट और चाइना के स्टॉक मार्केट को आंकलन कर रहा है, तो उसको ये चीज़ समझ में आ रही है कि यार चाइना में पैसा बढ़ रहा है और इंडिया में पैसा घट रहा है, तो मुझे इंडिया से पैसा निकाल के चाइना में डाल देना चाहिए। ये कैसे होता है इसको एक बार और समझते हैं। देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लॉजिक है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने इंडिया में एक डॉलर खर्चा किया, या $1 की रेट मान लेते हैं, उसने कुछ समय पहले खर्चा किया होगा, तो 82 रुपीज़ उसकी रेट है। 82 रुपीज़ उसकी रेट है जितना उसने खर्चा किया। ठीक बात है, इतनी समझ में आ गई। नाउ अब उसने यहाँ पे होल्डिंग करी और धीरे धीरे करके उसको यहाँ पे पैसा यहाँ पे उसका बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे करके उसका पैसा यहाँ बढ़ रहा है और ये 92 तक पहुँच गया। फॉर एग्जाम्पल 92 तक पहुँच गया, तो यहाँ पे 82 से 92 के बीच में 10 रुपये उसने बनाया। प्रॉब्लम कहाँ पर आ जाती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि जब कोई FII उसको बेचने की सोचता है, जब कोई FII उसको बेचने की सोचता है, तो बेचने के टाइम पे इंडिया यहाँ पे 4 रुपये एक्स्ट्रा ले लेता है, जो कि टैक्स के फॉर्म में उसको देना पड़ता है। टैक्स के फॉर्म में उसको ये पैसा यहाँ पर देना पड़ता है। तो 4 रुपये तो नुकसान FII यहीं पे ले लेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात,
इन्फ्लेशन की वजह से डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब इन्फ्लेशन की वजह से डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो ये डॉलर बढ़ते बढ़ते अब कितना हो गया है, मान लेते हैं 84। तो यहाँ पर 2 रुपए का नुकसान उसको और हुआ है, तो यहाँ पे 4 रुपए का नुकसान और यहाँ पे 2 रुपए का नुकसान। तो यहाँ पे इन होल ये देखा गया है कि जितने भी FIIs है उनको यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने पे ये 4 और ये 2 रुपए का नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ रहा है, इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये दोनों तरीकों की वजह से जितने भी FIIs है ये इंडिया के मार्केट से अपना पैसा निकाल के कहाँ पे डाल रहे हैं, चाइना के मार्केट में डाल रहे हैं, क्योंकि चाइना की जो करेंसी है वो बैलेंस आउट कर रही है, वहां पे करेंसी डॉलर के मुकाबले बेहतर होती जा रही है एज कंपेयर टू रुपीज। ओके, तो दीज आर द 2 फैक्टर्स जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि क्यों FIIs जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है ये इंडिया से जा रहे हैं। आगे जाके इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें भी करी जा रही है, काफ़ी सारे टैक्सेस को रिड्यूस करने की बात भी करी जा रही है। खैर वो आगे की बातें हैं। इसी तरीके की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।